मित्रों, मैं अनु गुप्ता कैरियर इन हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एलटी, टीजीटी एवं पीजीटी परीक्षाओं हेतु हम इस समय बच्चन सिंह जी द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक का वाचन कर रहे हैं, जिसमें हम पुनर्जागरण काल अर्थात भारतीय युग के अंतर्गत बदलाव की अध्याय 1 बदलाव की स्थितियों के अंतर्गत अभी तक हमने राजनीतिक स्थिति को देखा और नया आर्थिक ढांचा और किस तरीके से नए संबंध स्थापित हुए इसको देखा, और शिक्षा का पश्चिमीकरण किस तरीके से हुआ इसको भी हमने देखा, एवं शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए किस भाषा को माध्यम बनाया गया और उसके लिए सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए इसको भी हमने देखा। और अब उत्तर भारत में शिक्षा, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आगे हम इसका वाचन करते हैं। उत्तर भारत में शिक्षा। बंगाल की तरह उत्तर भारत में लोग अंग्रेजी शिक्षा की ओर उन्मुख नहीं हुए। जैसे बंगाल में जो था उधर अंग्रेजी शिक्षा की ओर उन्मुख नहीं हुए, इसी तरह से उत्तरी भारत में भी लोग अंग्रेजी शिक्षा की ओर उन्मुख नहीं हुए। पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवध यानी आज का जो उत्तर प्रदेश है, बहुत बाद में अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। कलकत्ता विदेशी व्यापारियों का केंद्र था। व्यावसायिक फर्मों और प्रशासकीय दफ्तरों में नौकरी पाने की वहाँ सुविधा थी। बंगाल के बाहर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ईसाई मिशनरियों के साथ संबंध होने के कारण लोग अंग्रेजी शिक्षा को शंका की दृष्टि से देखते थे। बिहार में इसके प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाई पड़ा। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक विज्ञप्ति सन 1858 ईस्वी में निकली थी, जिससे पता चलता है कि पटना के स्कूलों के इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय को वहाँ के लोग शैतान का दफ्तर खाना कहते थे। उत्तर प्रदेश में अनेक अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों के खोले जाने के बावजूद कोई खास प्रगति नहीं हुई। शिक्षा में पिछड़े रहने के कारण उत्तर भारत के सांस्कृतिक विकास में भी गत्यावरोध आया, जिसे दूर करने में समय लगा। आगे हम देखते हैं। नवीन शिक्षा पद्धति का लेखा जोखा लगाने पर इसमें कई अंतर्विरोध दिखाई पड़ते हैं। सच तो यह है कि अंग्रेजों को अपने दफ्तरों के लिए देसी बाबुओं की आवश्यकता थी, यानी जो अंग्रेज अफसर थे उन्हें अपने दफ्तरों के लिए, अपने ऑफिस के लिए जो है किसकी आवश्यकता थी, अपने भारत के जो बाबू थे उनकी आवश्यकता थी, जिससे उनका व्यवसाय और प्रशासन निर्बाध चल सके। ईसाई मिशनरी शिक्षा के माध्यम से लोगों को ईसाई बनाकर पुणे लूटने के चक्कर में थे। इस देश के उत्साही व्यक्तियों की दृष्टि में भी सामान्यतः रोजी रोटी का सवाल ही प्रमुख था। साम्राज्यवादियों से यह आशा नहीं की जानी चाहिए कि वे उनके उपनिवेशों की कल्याण कामना से कोई काम करेंगे। यह कहना कि इस शिक्षा पद्धति के कारण ही राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ कम भ्रांतिपूर्ण नहीं है। इस शिक्षा पद्धति के अभाव में भी राष्ट्रीय भावना का उदय होता है। आगे हम देखते हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की थी। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व उनकी रचनाओं में देश काल की अनेक समस्याएं मुखरित हुई हैं। इस शिक्षा प्रणाली के कारण छोटा सा बुद्धिजीवी मध्यवर्ग जरूर पैदा हुआ, पर अधिकांश लोग निरक्षर रह गए। फिर भी इससे एक तरह का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण बना, जो मध्यकालीन धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने के कारण तर्कसम्मत और अलौकिक हो सका। वैयक्तिक स्वतंत्रता इसकी दूसरी उल्लेखनीय देन है। आश्रम धर्मी घेरेबंदी से बाहर निकलकर व्यक्ति के अपने निर्णय को अहमियत मिली। मध्यकालीन धार्मिक कथाओं को विश्वसनीय बनाने और आधुनिक युग की समस्याओं से जोड़ने के मूल में यही प्रवृत्ति क्रियाशील थी। आगे हम देखते हैं यातायात के साधन क्या क्या थे। 19वीं शताब्दी ईस्वी में दुनिया भर में यातायात के साधनों में परिवर्तन हुआ।
इस देश में भी रेल, बस, स्टीमशिप आदि ने लोगों में राष्ट्रीयता और वैचारिक एकता की भावना भरने में सहायता पहुंचाई। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास पर ही यातायात का विकास निर्भर करता है। ब्रिटिश काल के पूर्व भारत का आर्थिक ढांचा स्थिर और अविकासशील था, इसलिए हमें बैलगाड़ी से अधिक की आवश्यकता भी नहीं थी। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ के उद्योगपतियों के सामने यह समस्या हो गई कि वे अपने उत्पादन की खपत कहाँ करें और कारखानों के लिए कच्चा माल कहाँ से लावें। भला उन्हें भारतवर्ष से अच्छा बाजार और कहाँ मिल सकता था। उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से भारत में रेलवे की स्थापना और सड़क निर्माण के लिए अनुरोध किया। लॉर्ड डलहौजी जो रेल निर्माण योजना का अगुआ था। प्रश्न यहाँ से बहुत बनता है कि रेल निर्माण योजना का अगुवाकारी कौन था, या प्रश्न इस तरीके से भी बनता है कि रेल की शुरुआत किसने किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। इसके मूल में निहित आर्थिक आवश्यकताओं का उल्लेख स्वयं करता है। आगे देखिए, आर्थिक लाभ के अतिरिक्त अंग्रेजों को बाहरी आक्रमणकारियों और आंतरिक विद्रोहों से अपनी रक्षा करने के लिए भी गमनागमन की ओर ध्यान देना पड़ा। रेलवे और अच्छी सड़कों की सहायता से फौजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना सुगम हो गया। जाहिर है कि इस देश के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए इसका आयोजन नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजों के अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए ही रेलवे का जाल बिछाया गया और अच्छी सड़कें निर्मित हुई। रेलों और सड़कों ने कृषि को व्यावसायिक बनाने में मदद पहुंचाई। दूरियां सिमटकर कम हो गई और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे से अल्प समय में सुविधा अनुसार मिलने का अवसर मिला। छुआछूत, भेदभाव आदि में कमी आई। अकाल के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर अन्न, वस्त्र आदि भेजने की सुविधा प्राप्त हुई। किताबों, पत्र पत्रिकाओं आदि को दूर दूर तक सरलता पूर्वक पहुंचाया जाने लगा। इससे पुराने संकीर्ण विचारों को तोड़ने में सहायता मिली। यानी अगर यातायात के साधन नहीं होते तो अकाल के समय जो अन्न और वस्त्र भेजे जाते थे वो सुविधा इतनी आसानी से नहीं हो पाती थी। लोग इसके अभाव में मर जाते थे। किताब, पत्र पत्रिकाएं जो थी ये भी सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया नहीं जा सकता था। तो इस तरीके से लोगों के विचारों में जो संकीर्णता थी वो भी दूर नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो पुस्तक नहीं पढ़ पाते थे। अब आगे हम देखते हैं प्रेस और जनमत क्या है। नई अर्थव्यवस्था और शिक्षा के कारण भारतीय जनता में एक ऐसी चेतना उत्पन्न हुई जिसके आधार पर वे अपनी कठिनाइयों को समझने और उनको दूर करने की कोशिश करने लगे। इसके लिए प्रेस से बेहतर और कोई साधन नहीं हो सकता था। इसके अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय थे। यानी प्रेस के अग्रदूत भारत में कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। भारतवर्ष में मुद्रण यंत्र स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों के हैं। तो ये प्रश्न बहुत पूछता है कि भारत में मुद्रण प्रणाली को स्थापित करने का श्रेय कौन है या किसने लाया। मुद्रण प्रणाली को स्थापित किसने किया, तो पुर्तगालियों ने। सन 1550 में उन्होंने 2 मुद्रण यंत्र मंगवाए। किसने मंगवाए? 1550 ईस्वी में किसने मुद्रण यंत्र मंगवाए? जो है पुर्तगालियों ने। और उनमें धार्मिक पुस्तकें छापी जाने लगी। 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बम्बई में मुद्रणालय खोला गया। तो प्रश्न ये भी बनता है कि बम्बई में मुद्रणालय जो खोला गया था वो किसने खोला और कब खोला, तो 1674 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला था। 18वीं शताब्दी में ही मद्रास, कलकत्ता, हुगली, बम्बई आदि स्थानों में छापे खाने स्थापित हुए। कुछ अंग्रेजों और मिशनरियों ने समाचार पत्र निकाले, किंतु अपने देश के संदर्भ में पत्र निकालने की पहल राजा राम मोहन राय ने ही की थी। सन 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन आरंभ हुआ। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि संवाद कौमुदी जो पत्र था उसके प्रकाशक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय जी थे। यानी संवाद कौमुदी के कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। ताराचंद दत्त इसके संचालक और भवानी चरण बंदोपाध्याय संपादक थे। शुरुआत में
ताराचंद दत्त इसके संचालक थे और भवानी चरण बंदोपाध्याय संपादक थे। यह एक साप्ताहिक बंगला पत्र था। तो ये संपाद कौमुदी कैसा पत्र था? बंगला पत्र था। और कैसा था? साप्ताहिक था। इसे राजा राम मोहन राय का सहयोग प्राप्त था। लेकिन कहीं कहीं ये भी देता है कि संवाद कौमुदी के संपादक कौन है, तो राजा राम मोहन राय थे। कहीं कहीं ये प्रश्न बनता है। वे इसमें सामाजिक समस्याओं के संबंध में लेख लिखा करते थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार लिखना आरंभ किया। इससे परंपरावादी हिंदू समाज उनके विरुद्ध हो गया और इस पत्र को भी क्षति पहुंची। इसके पहले ही श्री रामपुर मिशन के तत्वावधान में 2 पत्र प्रकाशित हो रहे थे, समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। कौन कौन से? समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। और इन पत्रों का जवाब देने के लिए उन्होंने ब्रह्मैनिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। फारसी भाषा में भी 2 पत्र निकले, जामे जहानुमा और मीरतुल अखबार। इनके पुरस्कर्ता भी हुए थे। तो यह प्रश्न, ये मीरतुल अखबार जो है, मीरातुल अखबार, ये मीरातुल अखबार को निकालने का जो श्रेय किसको जाता है? ये राजा राम मोहन राय जी को जाता है। और इन्होंने जामे जहानुमा नामक पत्र भी निकाला। आगे हम देखते हैं फरदून जी मुर्जबान। फरदून जी मुर्जबान ने बम्बई में गुजराती प्रेस खोला। तो बम्बई में गुजराती प्रेस किसने खोला? फरदून जी मुर्जबान ने। और 1822 में बॉम्बे समाचार निकालना प्रारंभ किया। दैनिक पत्र के रूप में यह अब भी निकल रहा है। द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजा राम मोहन राय जैसे प्रगतिशील व्यक्तियों ने बंगदूत पत्र सन 1830 ईस्वी की नींव डाली। तो ये प्रश्न बहुत पूछता है कि बंगदूत पत्र के पुरस्कर्ता कौन थे? तो प्रश्न ज़्यादातर राजा राम मोहन राय से ही बनता है कि बंगदूत पत्र का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने या तो द्वारिकानाथ टैगोर ने। इन्हीं दोनों का नाम अक्सर प्रश्न में आता है। 1830 के अंत तक कलकत्ता में 3 बंगला दैनिक, 1 त्रिसाप्ताहिक, 2 अर्ध साप्ताहिक, 7 साप्ताहिक और 1 मासिक पत्र प्रकाशित हो रहे थे। यानी 1830 ईस्वी के अंत तक कलकत्ता से ही पत्रिकाएं निकलती थी। कौन कौन सी? बंगला दैनिक, 1 त्रिसाप्ताहिक और 2 अर्ध साप्ताहिक, 7 साप्ताहिक और 1 मासिक पत्र। आगे देखिए 1826 में हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। ये प्रश्न बहुत पूछता है कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है और कब प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। और कब निकला? 1826 ईस्वी में। ठीक है। और ये हिंदी का पहला पत्र माना जाता है। उदंत मार्तंड कैसा पत्र है? हिंदी का पहला पत्र। कहाँ से? कलकत्ता से। 1834 ईस्वी में कलकत्ते से ही प्रजामित्र का प्रकाशन हुआ। और उसके बाद जो है 1834 में कौन सा हुआ? जो है प्रजामित्र का प्रकाशन हुआ। हिंदी का दैनिक पत्र सुधावर्षण 1854 में श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में कलकत्ते से ही निकला। अब ये प्रश्न देखिए बहुत बनता है। हिंदी का पहला पत्र जो है उदंत मार्तंड है और हिंदी का दैनिक पत्र जो है, यानी जो प्रतिदिन निकलता है, वो सुधावर्षण है। उदंत मार्तंड जो था ये साप्ताहिक पत्र था जो है, और ये जो हिंदी का ये सुधावर्षण जो था ये दैनिक पत्र था। और इसे कौन निकालते थे? श्याम सुंदर सेन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और भी अधिक संख्या में होने लगा। इससे नए विचारों के आदान प्रदान में सुविधा हुई। सड़ी हुई सामाजिक नैतिक रूढ़ियों के विरोध में पत्रों का अच्छा उपयोग किया गया। इनके माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत की उन कार्यवाहियों का विरोध भी शुरू हुआ जो देश हित के विरुद्ध पड़ती थी। इसके फलस्वरूप दैव वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार में काफ़ी मदद मिली। आगे हम देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर प्रारंभ से ही अंग्रेजों और भारतवासियों में टकराहट शुरू हुई। इस संघर्ष में भी राजा राम मोहन राय ने पहल की। एडम के समय में प्रेस की स्वतंत्रता पर जो आक्रमण हुआ उसके विरोध में उन्होंने अपने अन्य राष्ट्रवादी मित्रों के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय में आवेदन किया। उन्होंने सरकार की इस कार्यवाही को अप्रजातांत्रिक, अव्यवहारिक तथा प्रतिक्रियावादी बताया। रमेश चंद्र दत्त के मतानुसार संवैधानिक ढंग से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के संघर्ष की यह शुरुआत थी। 1799 ईस्वी में विलेजली ने प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी, पर
1818 में हेस्टिंग्स ने प्रेस संबंधी प्रतिबंधों को हटा दिया। 1823 में जब एडम स्थानापन्न गवर्नर जनरल था, प्रेस संबंधी अधिकार पत्र लेने का अधिनियम बना। सन 1835 में मिटकॉफ ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। सन 1857 तक यही स्थिति बनी रही, यानी प्रेस की स्वतंत्रता को जो था ये इसको समाप्त किसने किया था? मिटकॉफ ने। मुद्रणालयों की स्थापना के कारण विचारों, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि के प्रचार प्रसार की सुविधा ही नहीं मिली, बल्कि समाचार पत्रों के माध्यम से विचारों का विनिमय भी होने लगा। भारतीय पुनर्जागरण के लिए प्रेस का वरदान अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध हुआ। पुनर्जागरण के नेताओं ने इस माध्यम का पूरा उपयोग किया। छापे खाने का प्रभाव साहित्य के लिए भी अत्यंत हितकर सिद्ध हुआ। भारतेंदु के समय में शायद ही कोई ऐसा साहित्यकार रहा है जो किसी न किसी पत्र पत्रिका से संबंध ना दिखाई पड़ता हो। इन पत्र पत्रिकाओं में शुद्ध साहित्य ही नहीं छपता था, बल्कि समसामयिक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला जाता था। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का अर्थ था कि दूसरों की समस्याओं में साझेदारी करना, यानी उनकी समस्याओं को उकेरना और उनको लेकर नई नई वैचारिक भूमियों को तैयार करना। इस प्रकार ये पत्र पत्रिकाएं एक ओर जहां जनतांत्रिक भावनाओं का पोषण कर रही थी, वहीं दूसरी ओर समाज की रूढ़ियों पर प्रहार करती हुई राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योग दे रही थी। मुद्रण यंत्र के कारण साहित्य में वैयक्तिकता की भावना को बल मिला। इसके पूर्व साहित्य सामान्यतः श्रुत हुआ करता था, यानी जो साहित्य था सिर्फ सुनने को मिलता था, उसके प्रशंसकों की सीमित जमात होती थी। इसलिए साहित्यकारों के लिए जरूरी था कि अपने श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखते। काव्य का एक साथ श्रवण सामूहिकता के परिवेश में ही संभव था, पर छापे खाने ने सारी स्थिति ही उलट दी। मुद्रण के कारण साहित्यकार और सामाजिक का सीधा संबंध नहीं रह गया। अब मुद्रण के माध्यम से ही वे एक दूसरे से संबद्ध हो पाते थे। इस माध्यम ने साहित्यकार को अवसर दिया कि वह बहुत कुछ व्यक्तिगत भी अभिव्यक्त कर सकता था। पाठकों की स्थिति भी बदली। वह मुद्रित साहित्य को एक सीमा तक वैयक्तिक स्तर पर ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र था। मुद्रणालय के आविष्कार के पूर्व साहित्य में वैयक्तिकता का समावेश अत्यल्प था, पर भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों के वैयक्तिक निबंधों में उसका सन्निवेश प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। आधुनिक युग का साहित्य मुद्रण कला के कारण अपने रूप, रंग, अव्यंजना, प्रभावान्विति आदि में मध्यकालीन साहित्य से पृथक और स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान हो गया है। आधुनिक काल के साहित्य में जो वैविध्य, वैयक्तिक कल्पना, छवियाँ, बौद्धिकता, प्रयोगात्मकता आई हैं, उनका आंशिक दायित्व छापे खाने पर भी है। छापे खाने के अभाव में परिवर्तमान अभिरुचियों और संवेदनाओं का आकलन संभव नहीं था। साहित्य और कला संबंधी वादों, आंदोलनों आदि को रूपायित करने में इसका महत्वपूर्ण योग है। तो मित्रों, इस तरह से हमने प्रेस का प्रचार प्रसार कैसे हुआ और उत्तर भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार क्या हुआ, यातायात के साधन, प्रेस और जनमत, इन सब चीज़ों को हमने देखा। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय जागरण, रेनेसां, यानी पश्चिम की जो चुनौती थी भारतीय जागरण, इसको हम कैसे देखेंगे और जो कुछ उस समय के जो छुआछूत, बाह्याडंबर, इन सब के विरुद्ध जो आंदोलन खड़ा हुआ, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो नए आधुनिक भारत के जैसे नींव डालने वाले या आधुनिकीकरण को बढ़ाने वाले और सारे जो समाज में फैले छुआछूत, जाति प्रथा, बाह्याडंबर, इनका विरोध किस तरीके से हुआ, किन किन संस्थाओं की स्थापना हुई, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे और जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आपने अभी तक आपने देखा छापे खाना, जनमत और जो है यातायात के साधन हमने देखा। अब हम अपनी बारी को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।